गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की शक्ति और सीमा। ये आपके भारत की खोज के पार्ट 2 में एक टॉपिक है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बता रहे हैं कि आखिर भारत की शक्ति क्या थी और उसकी सीमा क्या थी, और जो भारत की शक्ति थी वो नष्ट क्यों हो गई, सीमित क्यों हो गई, और जहां भारत विश्व गुरु कहलाता था, हर तरीके से भारत समृद्ध था, आज पीछे क्यों हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी और हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। तो सारे एशिया की कहानी क्या है? सच्चे अर्थों में भारत बहुत शक्तिशाली था, लेकिन पिछड़ क्यों गया? इसलिए पिछड़ गया क्योंकि यूरोप जो बहुत पीछे था वो तकनीक में आगे निकल गया, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया। तो उसने नई नई मशीनें बनाई, तरह तरह के हथियार बनाए, और उसके चलते उसने दुनिया भर के देशों पर कब्जा कर लिया। भाई उनके हथियार थे, तोप थी, गोला बारूद था, बंदूकें थी, और भारतीयों के पास तीर थे, तलवारें थी, भाले थी, तो बंदूकों का मुकाबला नहीं कर पाते थे। और उनके पास मशीनें थी जो अच्छा सामान बना के बेचते थे। जैसे कपड़े की बात कर ले, भारत में हाथ से बना कपड़ा था, उतना अच्छा साफ नहीं होता था, और मशीनों से बना कपड़ा लोग ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए व्यापार में भी उसने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। ये पूरा एशिया पिछड़ गया और यूरोप आगे निकल गया। यूरोप में चाहे हम इंग्लैंड की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, डच यानी हॉलैंड की बात करें, पुर्तगाल, स्पेन, ये सब आगे निकल गए क्योंकि टेक्नोलॉजी इनके पास अच्छी थी और भारत टेक्नोलॉजी में पीछे हो गया। ऐसा क्यों हुआ? भारत क्यों पीछे हो गया? इस गुत्थी को सुलझाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत के मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी ही नहीं थी, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगा। अब ध्यान से सुनना कि भारत में ये कमी क्यों आई है। पहले तो हम बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन कमी क्यों आई? जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। अनुकरण यानी नकल करने की प्रवृत्ति। जहां कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहां शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह ले लेता है, दिखाई देने लगता है। ध्यान से समझिए इसको। यानी पहले लोग विचार करते थे और नई नई चीजों का विस्तार करते थे, और बाद के लोग केवल शब्दों का आडंबर करते थे, ढोंग करते थे। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। यानी पहले बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनती थी, अब बाद में उन्हीं मूर्तियों की नक्काशी में टाइम लगाने लगे ज्यादा, तो अच्छी मूर्तियों का बनना बंद हो गया। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। यानी पहले मन की बात कहनी हो तो आसानी से कह देते थे, अब बाद में बातों को घुमा फिरा के कहने की आदत पड़ गई, इस वजह से बात ही साफ नहीं समझ में आने लगी। साहित्यिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव संभव हो सका, क्षीण हो चली, और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह से मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। संक्षेप में मैं 2 चीजें आपको बता दूं, भारत क्यों पिछड़ गया। एक तो अंधविश्वास। अंधविश्वास के 2 कारण, 2 उदाहरण बताता हूं। जैसे कि पहले आपने पढ़ा होगा कि यूरोप क्यों आगे बढ़ा। सन 1492 में वास्को डी गामा, 1492 में कोलंबस और 1498 में वास्को डी गामा
इस समुद्र की यात्रा पर निकले भारत की खोज में, और अंततः भारत को खोज लिया और भारत का बहुत सारा धन लूटने में इन्हीं की भूमिका थी, शुरुआत इन्होंने की। अब भारत के लोग क्या कहते थे, समुद्र पार करोगे तो नमक की तरह घुल जाओगे, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, आदमी उसमें घुल जाता है। डरा दिया लोगों को, तो भारत के लोग समुद्र के पार ही नहीं गए। और पार नहीं गए, पहले तो जाते थे, लेकिन बाद में अंधविश्वास के कारण जाने नहीं लगे, तो विकास कहाँ होगा। और दूसरा, आज अगर आपके घर के आसपास खुदाई हो और खुदाई में कोई पत्थर की मूर्ति निकल आए, कोई पत्थर की मूर्ति निकल आए, अब वो मूर्ति भले ही किसी उसकी मूर्ति हो, नर्तकी की, नाचने वाली स्त्री की मूर्ति किसी कवि ने बनाई हो, किसी मूर्तिकार ने बनाई हो आज से 2000 साल पहले, तो लोग ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि किस जमाने में मूर्ति बनी है, किसने बनाई है, किसकी बनाई है, किसने बनवाया है। ये जानने की बजाय सब लोग कहेंगे इसको मंदिर में रख दो, सब लोग चलो इसकी पूजा करेंगे, हम ये देवता निकल के आ गया है। ये अंधविश्वास, इसी वजह से जो है हमारा देश पिछड़ गया। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहां तक कुछ प्रश्न पूछ लिया आपसे। तो पहला प्रश्न है मेरा, बहुत ही सरल, भारत यूरोप से क्यों पिछड़ गया, यूरोप क्यों आगे निकल गया, यहाँ पर उत्तर है उसका। तो इसका उत्तर कौन बनाएगी, मोनिका बताएगी। मोनिका। सर, भारत यूरोप से इसलिए बिछड़ गया क्योंकि भारत में बहुत अंधविश्वास था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तकनीकी विकास में भी पीछे रह गया है ना, ये भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया। यानी देखिए, हवाई जहाज किसने बनाया, यूरोपियन ने बनाया। ट्रेन का इंजन किसने बनाया, यूरोपियन ने बनाया। मशीनें किसने बनाई, कपड़े की मशीनें या जो सब यूरोपियन ने बनाया। हमने क्या बनाया, हमने जनसंख्या बढ़ाई यहाँ पर भारत की। और आगे, यस सर, बहुत अच्छा बताया मोनिका आपने। और यहाँ पर ये अंधविश्वास के की बातें आ गई कि तकनीक में हम क्यों पिछड़ गए, अंधविश्वास के कारण। भारत क्यों पिछड़ गया, तकनीक के कारण। और तकनीक में क्यों पिछड़ गए, अंधविश्वास के कारण। ओके, अंधविश्वास के कारण। यस, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, तो और आगे अब जानते हैं। किंतु ये स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। देखिए, हम केवल कहते हैं कि भारत केवल पिछड़ गया तो यही कारण है, ऐसा नहीं है। या भारत पूरी तरह से पिछड़ गया, ये भी कारण नहीं है। कुछ चीज अभी भी भारत में है जो दुनिया के लोग भारत के नकल करते हैं। क्या है, यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता, उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता, एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता, इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंत के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया, उसका सामंजस्य करने का प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहता है और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई है। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है, पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका। और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रही। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ नए नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। कहने का मतलब, हम सब कुछ पीछे नहीं छोड़ आए, हमारे साथ बहुत कुछ पुरानी चीजें साथ में लगी रही, जिसकी वजह से आज भी हम दुनिया के सामने खड़े हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हमारा देश पिछड़ गया, मूर्ति पूजा करने लगा, मूर्ति पूजा के प्रति अंधविश्वास लोगों के मन में आ गया, जाति व्यवस्था में लोग बुरी तरह से बन गए और सती प्रथा जैसी कुप्रथा करने लगी। कैसे, जैसे कोई एक स्त्री विधवा हो जाती है तो लोग कहते हैं कि अब विधवा रहेगी तो समाज में बेविचार फैलेगा, इसको उठा करके इसके पति के साथ चिता में डाल दो, जला दो। हाँ, वो बेचारी रोती रहती थी और लोग उसके हाथ पैर पकड़ के बांध देते थे, चिता में डाल देते थे उसको, वो भी भस्म हो जाती थी अपने पति के साथ में। ऐसे अंधविश्वास को तोड़ने के लिए किसी महापुरुष की आवश्यकता थी। पैदा हुए राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, और उन्होंने फिर लोगों के सामने वेदों की बात लाई। पुराने वेद, रामायण, महाभारत, लोगों को कहा कि पढ़िए इसको, इसमें कहीं नहीं लिखा कि किसी कोई स्त्री विधवा हो जाए तो उठा के उसको चिता में डाल दीजिए। क्या कौशल्या को
क्या कैकेयी को, क्या सुमित्रा को उठा के डाल दिया गया चिता में? नहीं डाला गया, लोगों को समझाया उन्होंने, फिर लोगों को समझ में आया। तो कहने का मतलब पुरानी चीजों को नए कलेवर में लोगों के सामने रखा कुछ विद्वानों ने, इस वजह से भी आज हम बने हुए हैं। चलिए आगे चलते। भारत की तलाश। चलिए कोई पढ़ेगा इसमें? नंदनी पढ़ोगी? यस सर यस। कौन पढ़ना चाहेगा? सर मैं। नाम? मोनिका। हाँ पढ़ के सुनाइए मोनिका। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझसे एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसा बहुत से लोगों के लिए मध्ययुगीन भयंकर गति और मध्य वर्ग के कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष ने नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजी को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकना का प्रयास करना इसके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने बहुत अच्छा आपने पढ़ा। तो लेखक ने कहा कि मैंने प्राचीन पुस्तकों और स्मारकों इत्यादि का अध्ययन किया और उसमें पता चला कि सच में भारत की पुरानी स्थिति क्या थी, बाद में मध्य युग में ये भयंकर गरीबी और दुर्गति कैसे हो गई, जिसके कारण लोगों में अंधविश्वास इत्यादि आ गया और आज लोगों को मन में फिर पुरानी चीजों को यानी प्राचीन काल के गर्व का जागरण किया गया, जिसके चलते अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंकने का लोगों के अंदर आत्मविश्वास आ गया। आगे चलिए नंदनी आगे पढ़िए आप। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भी गया थे भूल गए। यह बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में सहेज उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर की समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बातें
थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, मैं आम बहुत अच्छा मोनिका। क्या नंदनी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अब यहाँ पर भारत की तलाश के अंतर्गत लेखक किस चीज की तलाश कर रहा है? भारत के वास्तविक रूप की तलाश। और जो भारत का वास्तविक रूप है वो मिलेगा ग्रामीण समुदाय में, गांव में मिलेगा। गांव के लोगों की परंपराएं, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका पहनावा, उनका खान पान, सच्चे अर्थों में भारत का वास्तविक रूप ग्रामीण जनता में ही मिलेगा। और सच में ग्रामीण जनता है क्या, उसकी परिभाषा देना लेखक को बड़ा कठिन लगता है कि मैं कैसे परिभाषित करूं इस भारत के महान ग्रामीण वर्ग को। चलिए अब इसी को आगे जानेंगे। ज्ञानेंद्र, हाँ पढ़ो, मैं आम जनता की अवधारणा, यहाँ से पढ़ो। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूंकि मैंने उसने बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराश भी नहीं हुई। मैं जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। भारत माता बहुत अक्सर बस हो गया। तो चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न पूछना है? कोई शब्द समझ में ना आया हो, कोई सेंटेंस समझ में ना आया हो? नो सर। सब कुछ क्लियर हो गया? यस सर। नक्काशी मतलब क्या? नक्काशी मतलब नक्काशी का मतलब होता है पत्थरों और दीवारों में जो चित्र बनाए जाते हैं, छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती हैं, वो नक्काशी कहलाती हैं। पत्थरों को काट काट के, दीवारों को काट काट कर। और सर अलंकृत मतलब? अलंकृत का मतलब ये होता है सजाई हुई। अलंकार जैसे होते हैं ना, तो सजाई हुई किसी चीज को। जैसे कोई स्त्री बहुत सारे गहने पहन लेना, तो उसको कह देंगे ये स्त्री अलंकृत है। कोई मंदिर बहुत अच्छा सजा हो, कह देंगे मंदिर अलंकृत है। संकीर्ण रूढ़िवादित मतलब? फिर से बोलिए। संकीर्ण रूढ़िवादिता। हाँ, संकीर्ण का मतलब होता है बहुत सिकुड़ी हुई, और रूढ़िवादिता का मतलब होता है कुप्रथाएं। यानी संकीर्ण रूढ़िवादिता, जैसे कि अपने यहाँ तमाम रूढ़िवादिता चलती, छुआछूत की, उसको नहीं छूना है ना, वो छोटी जाति का है, वो ऊंची जाति का है, ये संकीर्ण रूढ़िवादिता होती है ना? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। तो इसके लिए मैं एक प्रश्न देता हूं, सबको नोट करना है, और ये प्रश्न आपका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। पहला जो प्रश्न है, यहाँ पर भारत के शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के क्या कारण थे? ये यहाँ पर भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के क्या कारण थे, इसको बना के लिखना है आपको। तकनीकी दौर में पिछड़ना और अंधविश्वास इत्यादि इसके उत्तर होंगे। तो आपको इसको पढ़ लेना है और पढ़ के अपने शब्दों में लिखना है, केवल बुक का उतार करके नहीं लिखना है। जो मैंने बताया समझाया है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। बुक का उतार करके लिखोगे ना, तो फिर वो लैंग्वेज पता चल जाती, भाषा पता चल जाती कि आपने अपने आप से लिखा है, बुक का लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये
अगला जो आपका लेसन होगा वो होगा यहाँ से ये भारत माता, कि भारत माता किसे कहते हैं, सच्चे अर्थों में भारत माता का मतलब क्या है, ये सब हम जानेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास समाप्त करें। ओके, बाय एवरीवन। यस सर, बाय सर।